जब भी हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में 1857 की क्रांति आती है ना। लेकिन क्या वो महान विद्रोह अचानक भड़की एक चिंगारी थी? आज हम उसी 100 साल लंबी कहानी में उतरेंगे जब पूरे भारत में प्रतिरोध की अनगिनत ज्वालाएं सुलग रही थीं। वो ज्वालाएं जिन्होंने 1857 की उस बड़ी आग के लिए जमीन तैयार की। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को लेते हैं। जो हम आमतौर पर सोचते हैं उसके उलट 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस उबलते हुए असंतोष का नतीजा था जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रहा था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 140 से भी ज्यादा। 1763 से 1856 के बीच, मतलब 1857 से ठीक पहले के करीब 100 सालों में 140 से ज्यादा बड़े और छोटे विद्रोह हुए थे। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है कि प्रतिरोध कितना लगातार और हर तरफ फैला हुआ था। तो इस प्रतिरोध की पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं नागरिक विद्रोहों से। ये वो विद्रोह थे जिन्हें आम लोगों, जमींदारों और उन शासकों ने किया था जिनसे उनकी गद्दी छीन ली गई थी। तो सवाल उठता है कि ये लोग इतने गुस्से में क्यों थे? आखिर क्यों ये विद्रोह हुए? देखिए, इसकी कई बड़ी वजहें थीं। अंग्रेजों ने जमीन से लगान वसूलने के तौर तरीके इतनी तेजी से बदले कि किसान और जमींदार दोनों ही तबाह हो गए। उनकी जो नई अदालतें थीं वो इतनी खर्चीली और कॉम्प्लिकेटेड थी कि आम आदमी तो वहां पहुंच ही नहीं सकता था। ऊपर से ब्रिटिश नीतियों ने भारत के छोटे छोटे उद्योग, हमारे हस्तशिल्प को खत्म कर दिया। लाखों कारीगर सड़क पर आ गए। और इन सबसे ऊपर एक बात थी, एक बाहरी ताकत का हम पर राज करना जो किसी के भी स्वाभिमान को चोट पहुंचाएगा। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये गुस्सा किसी एक कोने तक सीमित नहीं था, ये पूरे भारत में फैल चुका था। पूर्व में सन्यासी विद्रोह हुआ तो दक्षिण में वेलुथम्पी ने बगावत की, पश्चिम में भीलों ने हथियार उठाए तो उत्तर में अलीगढ़ के तालुकदार उठ खड़े हुए। मतलब असंतोष की ये आग पूरे उपमहाद्वीप में धधक रही थी। और इनमें से सन्यासी विद्रोह का तो हमारी संस्कृति में खास मुकाम है। ये विद्रोह धार्मिक जगहों पर आने जाने की पाबंदियों के खिलाफ था। और जानते हैं, इसी विद्रोह से प्रेरणा लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना वो मशहूर उपन्यास लिखा, आनंद मठ, जिसने आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। तो इन सब विद्रोहों का निचोड़ क्या है? हाँ, ये बात सही है कि ये सभी विद्रोह अपने अपने लोकल मुद्दों पर हो रहे थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन इन सबने मिलकर एक बहुत मजबूत परंपरा की नींव रखी, और वो परंपरा थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने की, उनकी बात ना मानने की। ये वो पहली चिंगारियां थी जिन्होंने ये साफ कर दिया था कि भारतीय विदेशी हुकूमत को चुपचाप सहने वाले नहीं हैं। चलिए, अब प्रतिरोध की कहानी के दूसरे और बहुत अहम हिस्से पर आते हैं, जनजातीय विद्रोह। इन समुदायों की लड़ाई तो और भी बुनियादी थी। ये अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी पूरी जीवन शैली को बचाने की लड़ाई थी। एक ऐसी जीवन शैली जिसे अंग्रेजी राज ने आकर तहस नहस कर दिया था। अच्छा, जनजातीय गुस्से को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, दिकू। दिकू का मतलब था बाहरी लोग। कौन थे ये लोग? ये थे साहूकार, व्यापारी और सरकारी अफसर जो आदिवासी इलाकों में घुस आए थे और वहां के लोगों का बुरी तरह से शोषण कर रहे थे। और ये शोषण एक पूरे चक्र की तरह काम करता था, एक जाल था। देखिए कैसे होता था। पहले ये दिकू आते, फिर वो बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते। आदिवासी बेचारे इस कर्ज के जाल में फंस जाते। जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो ये लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते, और आखिर में उन्हीं की जमीन पर उन्हें मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया जाता था। और जब आदिवासी अपने हक के लिए उठ खड़े होते थे तो जरा सोचिए, ये कितनी गैर बराबरी की लड़ाई थी। एक तरफ थी ब्रिटिश आर्मी अपनी आधुनिक राइफलों और संगठित फौजों के साथ, और दूसरी तरफ थे हमारे आदिवासी योद्धा अपने पारंपरिक हथियारों के साथ, कुल्हाड़ी, भाले और पत्थर। बस ये उनके बेमिसाल साहस और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था। इन अनगिनत विद्रोहों में से चलिए एक पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं, संथाल हूल। हूल का मतलब है विद्रोह। ये 1855 का एक महाविद्रोह था। ये हमें बताता है कि जनजातीय शोषण कितना भयानक था और उनका प्रतिरोध कितना शक्तिशाली। इस विद्रोह की जमीन तैयार हुई दामिनी कोह के इलाके में, जहां संथाल आदिवासी रहते थे। यहाँ के साहूकार जो दिकू थे, उनसे 50% से लेकर, सुनिए,
500% तक का ब्याज वसूल रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं? ये तो सीधी सीधी लूट थी जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। तो फिर हुआ ये कि 1854 से ही विद्रोह की योजनाएं बनने लगीं और फिर वो दिन आया 30 जून 1855। दो भाइयों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में करीब 6000 संथालों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने उन सभी चीजों पर हमला किया जो उन्हें गुलामी और शोषण का प्रतीक लगती थीं, पुलिस स्टेशन, डाकघर और साहूकारों की घर। लेकिन कई महीनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद फरवरी 1856 तक इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। इस दमन की कीमत बहुत बड़ी थी। 15,000 से भी ज्यादा संथालों को मार दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस क्रूरता की कहानी है जिसके साथ अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया था। लेकिन संथालों का ये महान बलिदान पूरी तरह बेकार नहीं गया। उनके इस जबरदस्त प्रतिरोध ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। वो इतना डर गए कि उन्हें मजबूर होकर एक कानून पास करना पड़ा, संथाल परगना अधिनियम। इस कानून ने आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए। एक छोटी सी ही सही, पर यह एक जीत थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सारे नागरिक और जनजातीय विद्रोहों ने हमें विरासत में क्या दिया? 1857 से पहले के इन 100 सालों के संघर्षों का हमारी आज़ादी की लड़ाई में क्या महत्व है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन विद्रोहों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत परंपरा बनाई। इन्होंने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश राज का विरोध कोई नई बात नहीं थी, ये तो उसकी शुरुआत से ही हो रहा था। इन लड़ाइयों ने अंग्रेजों के कभी न हारने वाले भ्रम को तोड़ा और हाँ, यही संघर्ष आगे चलकर हमारे बड़े स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बने। और यहीं पर ये सारी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इतिहास सिर्फ 1857 जैसी बड़ी-बड़ी मशहूर क्रांतियों से ही बनता है, या फिर उन अनगिनत छोटे-छोटे संघर्षों और बलिदानों से भी बनता है जो उस बड़ी क्रांति के लिए जमीन तैयार करते हैं? ये सोचने वाली बात है।